तो आज हम लोग प्रगति का इंग्लिश का पार्ट 26 और पेज भी कितना है 26 का अध्ययन करेंगे। और आज का टॉपिक से आर्टिकल्स। क्या है टॉपिक्स? बोलो। आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स क्या है ना? अंग्रेजी में ए एन डी को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। इसमें जो दी है ना, इसका कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता है। किसी वस्तु की निश्चितता को डिफिनिटी को दिखाने के लिए, है ना, किसी वस्तु की निश्चितता को दर्शाने के लिए दी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसका कोई स्पेसिफिक कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ए और एन का मीनिंग होता है। ठीक है, ए और एन का मतलब होता है एक। ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। अब थोड़ा सा हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला में चलते हैं ना। तो वर्णमाला में जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ओ आर सई दीर्घ ह्रस्व दीर्घ री ए ओ ई ओ अंग अ, है ना। उसके बाद पढ़ते हैं क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ, है मूर्धन्य त थ द ध न प फ ब भ म, ये पढ़ते हैं ना, है ना। तो ये जो अक्षर हम लोग पढ़ते हैं उन्हें वर्ण भी कहा जाता है। और वर्णों का समूह जिसमें हो उसको वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला, है ना। सारे वर्ण जिसमें, जैसे सारे फूल एक माला के अंदर में होता है ना, उसी प्रकार से वर्णमाला में सारे वर्ण होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इस वर्णमाला को ही अल्फाबेट कहते हैं। कहाँ है अल्फाबेट? अंग्रेजी में वर्णमाला को क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे हिंदी वर्णमाला में हम लोग जो पढ़ते हैं, है ना, 13 स्वर है, हाँ 13 स्वर और 36 व्यंजन के बारे में। ठीक है, यानी 49। ठीक है, हैं? हम लोग का जो वर्णमाला में दिया हुआ होता है 13 स्वर दिया हुआ होता है और 36 व्यंजन दिया हुआ होता है ना। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया? 36 और 13 49 है। अंग्रेजी में ABCD कितने हैं? 26 हैं। कितने हैं? है ना। अंग्रेजी में अक्षर को लेटर कहा जाता है। वर्ण मतलब ही अक्षर होता है। वर्ण मतलब ही अक्षर होता है। और अंग्रेजी में वर्ण और अक्षर का अंग्रेजी क्या है? लेटर है। तो अंग्रेजी में 26 लेटर हैं। ठीक है, इसमें से जो ए ई आई ओ यू है, ए ई आई ओ यू, है ना, ये 5 जो हैं इन्हें भावेल कहा जाता है ना। जैसे हिंदी वर्णमाला में है ओ आर से दीर्घ ह्रस्व दीर्घ री ए ओ ई ओ अंग अ, ये स्वर वर्ण कहते हैं, है ना। लेकिन हिंदी वर्णमाला में जो 13 हम लोग स्वर पढ़ते हैं उसमें से 2 अंग और अ, है ना, मूल स्वर नहीं है। यानी हम लोग मूल स्वर कितने पढ़ते हैं? 11 ही पढ़ते हैं। तो हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, 13 नहीं। वो मूल स्वर नहीं। ठीक है, अंग और अ मूल स्वर नहीं। मूल स्वर हम लोग 11 ही पढ़ते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में कितने पढ़ते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। ठीक है,
ये ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी जो लेटर हैं कितने बचे? 21, है ना, उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। जैसे बी, सी, डी, एफ, ये सब कॉन्सोनेंट। हिंदी में उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग घ है ना, ये व्यंजन वर्ण है ना। इसमें हम लोग का वर्णमाला में 36 दिया हुआ रहता है व्यंजन, क से लेकर के ज्ञ तक। लेकिन अक्षत्र ज्ञ वो मूल व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। इसलिए मूल व्यंजन कितने हैं? 33 ही हैं, ठीक है। यानी मूल व्यंजन और मूल स्वर को अगर जोड़ दिया जाए तो हम 44, हमारे वर्णमाला में 44 ही मूल स्वर एवं व्यंजन होते हैं, ठीक है। समझ रहे ना? अंग्रेजी में 21 होते हैं, बी सी डी, है ना, एफ जी एच जे के, ऐसा करके 21 होता है। यानी 26 से 5 गया माने 21। अब देखो लेटर जो है, अक्षर या वर्ण मिल करके शब्द का निर्माण करता है। तो शब्द को अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। लेकिन क्या ए बी टी लिखे, ए बी टी को शब्द मानेंगे? अगर लेटर का समूह ही वर्ड है तो ए बी टी तो वर्ड होना चाहिए। ये निरर्थक शब्द है क्या? जब इसको सरिया करके लिखेंगे बी ए टी, बैट, बैट माने बल्ला, यानी लेटर का मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, अक्षरों का सार्थक समन्वय शब्द कहलाता है। अर्थ आना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से देखो, है ना, एन टी ए अगर होता तो क्या वो शब्द होता? लेकिन उसी को अगर सरिया करके लिखेंगे ए एन टी, तो एंट माने चींटी, एंट माने चींटी, एंट माने चींटी, ठीक है। समझ रहे हो? तो अक्षरों का सार्थक समन्वय शब्द कहलाता है, लेटरों का मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन वर्ड कहलाता है। और बहुत सारे वर्ड मिल करके उसका भी सार्थक समन्वय, बहुत सारे शब्दों का सार्थक समन्वय वाक्य कहलाता है। यानी बहुत सारे वर्ड का मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। दिस इज ए टेबल, दिस इज ए पेन, है ना, दिस इज ए मैन, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए गर्ल, दिस इज बोतल, दिस इज टेबल, दिस इज चेयर, दिस इज बुक, ठीक है। अब देखते हैं बी ए टी, बैट। बैट में बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हमेशा किसी अंग्रेजी शब्द यदि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले ए लगता है, ये माथा में घुसा लेना है। लेकिन हर एक जगह नहीं, कुछ अपवाद भी है, अब बाद में पढ़ोगे, अभी छोटे बच्चों के लिए नहीं है। दूसरा देखो ए एन टी किससे शुरू हुआ है? ए से। ए क्या है? भावेल है, ठीक है। तो यदि कोई शब्द भावेल से शुरू होता है, प्रारंभ होता है, तो उसके पहले क्या लगता है बेटा? एन लगता है। क्या लगता है? एन लगता है। तो दो चीज माइंड में रख लो, यदि भावेल से शुरू हो तो एन, कोई भी शब्द भावेल से शब्द शुरू हो तो एन, और कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। लेकिन बहुत सारे चीज होते हैं जिसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता। दिस इज ए मोहन नहीं होगा, दिस इज मोहन, दिस इज एन अनिमा नहीं होगा, दिस इज अनिमा। यानी नाम के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। उसी प्रकार से मैटेरियल नाउन, जैसे हो गया ऑयल, मिल्क, या फिर कहो शुगर, ये सब मटेरियल है। इसको नापा या तोला जाता है, और नापा या तोला जाने वाला वस्तु के पहले भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। ए ऑयल कैसे बोलोगे?
तेल को क्या तुम गिन सकते हो क्या? एक तेल ऐसा होगा हैं? ये ऑयल बोतल हो सकता है, एक बोतल तेल। समझ गया? समझ रहे हो ना? तो यही मूलतः बेसिक कॉन्सेप्ट है आर्टिकल्स का। ए कहाँ लगेगा? जब शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। एन कब लगेगा? जब शब्द कोई वर्ड वावेल से शुरू होता है ना। हालांकि अपवाद भी है और बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और दी का कोई स्पेसिफिक माने होता नहीं, अर्थ होता नहीं, मीनिंग होता नहीं। वो वस्तु की निश्चितता को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास का समापन यहीं करते हैं। सबको मेरा शुभ आशीर्वाद, सबका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।